हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन नंबर 80 QQB के बारे में, जो कि टैक्सेशन का एक हिस्सा है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इसका फंडामेंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिडक्शन नंबर 80 QQB के बारे में, जो कि टैक्सेशन का एक हिस्सा है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इसका फंडामेंटल क्या है। ये जो डिडक्शन है QQB, ये रॉयल्टी इनकम से डील करती है। अगर किसी ऑथर ने कोई बुक को सेल करने के लिए, चाहे वो बुक लिटरेरी की है, आर्टिस्टिक की है, साइंटिफिक नेचर की है, उस बुक को सेल करने के लिए रॉयल्टी के थ्रू इनकम क्लेम किया है, तो यहाँ पर उसको इनकम पे डिडक्शन मिलेगा। थोड़ा सा छोटा करके बता दूं, अगर एक ऑथर ने एक बुक बनाई, उस पे पेटेंट राइट ले लिया, तो यदि कोई भी इंसान उस किताब को बेचना चाहता है या उसके काम को इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे कुछ पैसा ऑथर को देना पड़ेगा और ऑथर को उस पैसे पे कुछ समय के लिए कुछ हद तक जो है डिडक्शन मिलेगी। उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ऐसा इसलिए करती है सरकार ताकि इस तरह के काम को बढ़ावा दे सके। ओके, सो अब हम इसको वन ऑन वन देख लेते हैं कि क्या चीज है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो एप्लीकेबल टू क्या है? टैक्स पेयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल। जो टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। वो यहाँ पे जो ऑथर है वो इंडिविजुअल होगा, इंसान होगा, ना तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF होगा और ना ही कंपनी होगा। यार एक सोचने वाली बात है, पूरी की पूरी कंपनी किताब लिख सकती है क्या? पूरी कंपनी एक ही किताब लिख रही है? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये जो सोच हो विचार होते हैं किताब लिखने के, एक इंसान के होंगे, दो इंसान के होंगे, ऐसा थोड़ी कि पूरी कंपनी का है। या फिर एक HUF पूरा का पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके किताब लिख रहा है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलो। दूसरी बात, मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया का वो रेजिडेंट होना चाहिए, फॉरेन का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन का ऑथर है तो फॉरेन से मांगेगा ना रॉयल्टी पर डिडक्शन, हमसे क्यों मांगेगा। फिर वो कह रहा है मस्ट बी ऑथर ऑफ द बुक। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि वो किताब का ऑथर होना चाहिए, राइटर होना चाहिए। इसमें इंक्लूड हम को ऑथर्स को भी कर लेते हैं कि यार देखो, एक बंदा किताब लिख रहा हो सकता है दो तीन लोगों से उसने मदद ली हो, दो तीन लोगों से थोड़े थोड़े विचार लिए हो। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि द बुक शुड बी वर्क ऑफ लिटरेरी। बुक जो है वो लिटरेरी साहित्य की किताब होनी चाहिए, कहानी की किताब होनी चाहिए, स्पेशल आर्ट होनी चाहिए, या फिर साइंटिफिक नेचर की किताब होनी चाहिए। वो कोई जनरल गाइड या टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। कोई स्कूल की हम साइंस की बुक है NCERT की, उसको अगर हम बोल दे कि भाई ये जो है मेरी किताब है और उस पर रॉयल्टी चाहिए, नहीं। कोई एक हमने न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए करके स्पाइरल करवा दी और ये मेरी किताब बन गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी जनरल गाइड, पैम्फलेट, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। वर्क ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर। फिर अब आती है कंडीशन। इसकी कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएंगी। सबसे नंबर 1, SSC इज एन ऑथर ऑफ जॉइंट और बुक। SSC जो है किताब का ऑथर हो या फिर जॉइंट ऑथर हो। ठीक है, फिर जो बुक है वो लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की होनी चाहिए, समझ चुके हैं पहले ही। इट शैल नॉट इंक्लूड, ब्रोचर्स नहीं होने चाहिए, कमेंट्रीज नहीं होनी चाहिए, डायरी, गाइड, मैगजीन, जनरल न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल, ट्रैक्ट, इन सब के नेचर की नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कुछ यूनिक लाओगे तभी पेटेंट राइट मिलेगा, तभी रॉयल्टी क्लेम कर सकते हो। नॉर्मल कुछ उठा करके लेकर आओगे तो उस पे आपको रॉयल्टी भी नहीं मिलेगी, पेटेंट राइट भी नहीं मिलेगा। फिर अब वो कह रहा है कि ग्रोस टोटल इनकम ऑफ SSC इंक्लूड एनी इनकम। जो इनकम यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम जिस पर डिडक्शन मिलेगी, किस तरीके की इनकम होनी चाहिए? वो कोई भी लंप सम अमाउंट होना चाहिए, इकट्ठा मिला हुआ अमाउंट होना चाहिए, जो कि आपको एज अ ग्रांट मिला हुआ हो आपकी बुक के कॉपीराइट के लिए। ठीक है, आपकी बुक का कोई सामान इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मेरी बुक का किसी ने कोई थोड़ा सा पैराग्राफ यूज कर लिया, उसमें से कोई स्टोरी, जैसे किताबों की स्टोरीज की मूवी बनती है ना, तो मूवी राइटर को, जो मूवी मेकर है, प्रोड्यूसर है, उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है बुक के राइटर को। ओके, अपना हैरी पॉटर बनी थी, रोलिंग्स की बुक के बेस पे थी ये, तो उसने भी दिया होगा। ठीक है, आप उसका काम इस्तेमाल कर रहे हो भाई, तो देना तो पड़ेगा ना पैसा। फिर वो कह रहा है कि रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस। अगर आपको जो इनकम है वो रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के थ्रू मिल रही है, फिर चाहे लम सम मिले या अदरवाइज किसी भी तरीके से मिले, लेकिन बुक के लिए मिल रही है। इन शॉर्ट में यहाँ पर कहूँ, किताब के लिए आपको कोई भी पैसा मिल रहा है ना, फिर वह चाहे कैसे भी मिले, वो आपको इनकम में काउंट होगा यहाँ पर। फिर लास्ट पॉइंट, अर्नड इन इंडिया और अर्नड एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया में मिले चाहे बाहर मिले, कोई मतलब नहीं है, इनकम तो इनकम ही होगी, बट रेजिडेंट को मिलनी चाहिए। फिर अगली यहाँ पर कंडीशन क्या कहती है? एडवांस रिसीप्ट ऑफ रॉयल्टी दैट आर नॉन रिफंडेबल। अगर आपको एडवांस में कुछ पैसा मिल गया एज अ रॉयल्टी जो कि नॉन रिफंडेबल है, फिर उसके बाद चाहे आपका काम पूरा हो चाहे ना हो, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मिस्टर ए जो है एक बुक के ऑथर है। ठीक है, मिस्टर बी ने बोला मैं आपकी किताब के जो है आपको सेल करने के 1 लाख रुपीज दूंगा, या 50,000 का एडवांस ले लो मेरे से। 50,000 का एडवांस मुझे मिल गया। अब जो मिस्टर बी है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, मतलब कैंसिल करा चाहे ना करा, उन्होंने जो है बाकी का काम पूरा नहीं करा, 50,000 रुपए नहीं दिए, तो हमें जो गए ना उनसे मतलब नहीं है, जो 50,000 आ गए वो हमारे यहाँ पे इनकम काउंट होगी। फिर वो कह रहा है इफ इनकम इज अर्न फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया। अगर बाहर से
इनकम आई है, फॉरेन से इनकम आई है, तो क्या कंडीशन पे आप क्लेम कर सकते हो? इनकम जो है ना 6 महीने के अंदर अंदर, प्रीवियस ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपको अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया है, टाइम पीरियड, तो जितना भी टाइम पीरियड उसने बढ़ाया है उसके अंदर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के रूप में इंडिया में वो पैसा वापस आ जाना चाहिए। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जो कि आरबीआई के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट के अंडर किसी भी करेंसी में बदला जा सके, किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। सर्टिफिकेट दूसरा यहाँ पर पॉइंट आता है कि आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में तो लाना ही है, साथ ही साथ एक फॉर्म लेकर आना है, एक सर्टिफिकेट लेकर आना है 10H की फॉर्म में, जो कि आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ प्रेस्क्राइब अथॉरिटी द्वारा जो है हासिल करके आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फर्निश करना है। फिर आपको एक और सर्टिफिकेट लेकर आना है, कौन सी फॉर्म का? फॉर्म 10CCD का आपको ऑथर का जो है एक सर्टिफिकेट फर्निश करना है और रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच भी करना है। वो जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा किस बंदे से? जो बंदा आपको रॉयल्टी दे रहा है, कॉपीराइट दे रहा है, उस बंदे से। देखो जो 10H आया था ना वो फॉरेन इनकम के लिए था, लेकिन जो 10CCD है वो हर ऑथर को देना है, ये प्रूफ करने के लिए कि आप जो कोई फ्रॉड नहीं करे। भाई एक बार बताओ, ऑथर ए को जो है रॉयल्टी मिल रही थी, उसने कह दिया बी ने मुझे रॉयल्टी दी, अब बी कल को कह दे मैंने तो भाई कोई रॉयल्टी नहीं दी, तो ए तो फ्रॉड साबित हो गया ना। तो नहीं, अगर आप बी के साइन करवा लोगे तो बी नकार नहीं सकता इस बात को कि हाँ भाई मैंने रॉयल्टी का पैसा उसे दिया है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 4 अलग अलग केस है। अगर आपको लमसम में पैसा मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस लमसम में पैसा मिल रहा है और इनकम जो है इंडिया में अर्न की गई है, तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, या तो आपको 100% ऑफ इनकम का 100%, कौन सी इनकम होगी? जितना पैसा मिला माइनस जितना आपका खर्चा हुआ वो आपकी इनकम होगी, या फिर 3 लाख रुपए, उनमें से जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपको इनकम बाहर से हुई है, इंडिया से नहीं, किसी फॉरेन कंट्री से हुई है, मे बी इट इज यूएस, यूके, जापान, चाइना, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा मिनिमम? या तो 3 लाख रुपए, या फिर मनी ब्रॉट इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, भारत में जो टाइम लिमिट में पैसा आया है वो भी कौन सा पैसा होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके। फिर अगर आपको लमसम में पैसा ना मिल करके अलग मोड पे मिला है, ठीक है, फिर चाहे वो इंस्टॉलमेंट में मिला हो या फिर कमीशन के थ्रू मिला हो या फिर पर कॉपी सेल के अकॉर्डिंग मिला हो, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, अगर इनकम इंडिया की है तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा? 100% ऑफ इनकम, वही रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर, या फिर 15% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ बुक, किताब की जो बुक वैल्यू है उसकी 15% की सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे सेल ऑफ बुक वैल्यू है, 15,000 रुपीज, 15% है ना, 15,000 रुपीज जो है वो मेरा यहाँ पर पे सेल ऑफ बुक वैल्यू हो गया। उसमें से जितना मेरा एक्सपेंडिचर है, सपोज मेरा 5,000 का खर्चा था तो 10,000 रुपए यहाँ पे मेरी इनकम हो गई, ठीक है, या फिर 3 लाख रुपए, जो भी कम होगा वो डिडक्शन माना जाएगा। भाई 10,000 ये मत कहना बहुत कम है, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। फिर वो कह रहा है इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी इंडिया के बाहर ही ये अदर वाली इनकम हुई है तो कंडीशन सेम रहेगी। कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में टाइम लिमिट में जितना पैसा आया है, या फिर 15% ऑफ सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंडिचर, या फिर 3 लाख रुपए, जो कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए इंडिया के रेजिडेंट ऑथर थे, उनको 4 लाख रुपए रॉयल्टी मिली जो कि एडवांस नहीं था। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन कहते हैं या तो 3 लाख रुपए मिलेगी या 4 लाख रुपए, जो कम होगा। कौन सा कम है? 3 लाख